तारीख 17 दिसंबर 1995। जगह पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। झलदा गांव के लोग अपनी झोंपड़ियों में गहरी नींद में थे, लेकिन तभी आसमान का सीना चीरते हुए एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये किसी बादल के फटने की आवाज़ नहीं थी, ये एक पुराने रशियन एंटोनोव B6 जहाज के इंजनों का शोर था। अचानक आसमान से कुछ गिरना शुरू हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद कोई राहत सामग्री गिर रही है, लेकिन जब लकड़ी के वो भारी भरकम बक्से जमीन से टकराए तो आवाज़ धपकी नहीं बल्कि भारी धातुओं के टकराने की थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। वहां अनाज नहीं, मौत का सामान बिखरा पड़ा था। 77 टाइप की हजारों AK-47 राइफल्स, 12 रॉकेट लॉन्चर, 80 एंटी टैंक ग्रेनेड्स और 15 लाख राउंड से ज्यादा गोलियां। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कोई चोरी छिपे किया गया काम नहीं था, ये भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी पर सीधा हमला था। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आज 30 साल बाद भी हमें सोने नहीं देता। एक विदेशी जहाज हजारों टन हथियार लेकर भारत के आसमान में घंटों तक घूमता रहा और हमारे रडार्स अंधे बने रहे। क्या वो वाकई सो रहे थे या उन्हें सोने का हुक्म दिया गया था? अब आइए उस जहाज पर जो मौत बांट रहा था, एंटोनोव AN-26। ये जहाज बुल्गारिया से उड़ता है। इसमें सवार थे 5 लातवियाई पायलट, एक ब्रिटिश हथियार तस्कर पीटर ब्लीच और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड किम डेवी, एक ऐसा इंसान जो खुद को क्रांतिकारी कहता था, लेकिन असल में वो एक शैडो नेटवर्क का हिस्सा था। ये जहाज बुल्गारिया से कराची पहुंचता है। कराची दुनिया का वो अड्डा जहां हथियारों की सौदेबाजी आम है। वहां से ये वाराणसी आता है। वाराणसी में कस्टम अधिकारियों ने जब कागज मांगे तो किम डेवी ने हंसते हुए कुछ फर्जी कागजात दिखा दिए। जहाज में हजारों किलो बारूद था, लेकिन चेकिंग के नाम पर सिर्फ औपचारिकता हुई। क्यों? क्या वाराणसी में किसी ने ऊपर से फोन किया था? जहाज वाराणसी से कलकत्ता के लिए उड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर रडार से गायब हो जाता है। और ठीक उसी वक्त ये पुरुलिया के ऊपर बम्पिंग कर रहा था। किम डेवी ने जहाज का पिछला दरवाजा खोला और मौत के उन बक्सों को पैराशूट के जरिए नीचे धकेल दिया। ये कोई रैंडम ड्रॉप नहीं था, ये एक सर्जिकल प्रिसिजन के साथ किया गया ड्रॉप था। लेकिन किम डेवी को कैसे पता था कि पुरुलिया में उस वक्त उसे कोई नहीं पकड़ेगा? हथियार जमीन पर गिर चुके थे। पुलिस ने जांच शुरू की और उंगली उठी आनंद मार्ग पर। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक संस्था जिसका उस वक्त की बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के साथ खूनी संघर्ष चल रहा था। सरकार का दावा था कि आनंद मार्गी एक प्राइवेट आर्मी बना रहे थे ताकि वो बंगाल सरकार का तख्ता पलट कर सकें। साधुओं को गिरफ्तार किया गया, आश्रमों पर छापे मारे गए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? एक आध्यात्मिक गुरु के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक ग्रेनेड्स की क्या जरूरत? और अगर आनंद मार्ग ही टारगेट था तो क्या किम डेवी जैसा शातिर तस्कर सिर्फ चंद साधुओं के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेता? इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम सामने आया, एक सीक्रेट ग्रुप जो बंगाल को भारत से अलग करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे फाइलें खुली, पता चला कि आनंद मार्ग तो सिर्फ एक पर्दा था। असली खिलाड़ी तो दिल्ली और लंदन के सत्ता के गलियारों में बैठे थे। अब यहां से ये कहानी एक इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर बन जाती है। पीटर ब्लीच, वो ब्रिटिश नागरिक जो जहाज में मौजूद था, उसने बाद में जेल से एक ऐसा खुलासा किया जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। ब्लीच ने दावा किया कि इस हथियार ड्रॉप की जानकारी हफ्तों पहले ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 को थी और MI6 ने यह जानकारी भारत की रॉ को दे दी थी। यहां तक कि फाइलों में उस जहाज का नंबर, रूट और किम डेवी का नाम तक शामिल था। अगर रॉ को पहले से पता था तो जहाज को वाराणसी में लैंड होते ही जब्त क्यों नहीं किया गया? क्यों उसे पुरुलिया की तरफ उड़ने दिया गया? जवाब डरावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त की केंद्र सरकार बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को कमजोर करना चाहती थी। क्या यह मुमकिन है कि हमारे अपने ही सिस्टम ने हथियारों के जखीरे को रास्ता दिया ताकि बंगाल में अराजकता फैले और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उन फाइलों का सच है जिन्हें आज भी क्लासिफाइड रखा गया है। हथियार गिराने के बाद जहाज फुकेट भाग गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जहाज वापस भारतीय एयरस्पेस में घुसता है। इस बार हमारी एयरफोर्स जाग चुकी थी। MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे घेरा और मुंबई एयरपोर्ट पर जबरदस्ती लैंड कराया। पायलट पकड़े गए, पीटर ब्लीच पकड़ा गया, पूरी दुनिया की मीडिया वहां मौजूद थी। लेकिन मास्टरमाइंड किम डेवी कहां था?
मुंबई एयरपोर्ट, जो उस वक्त देश का सबसे सुरक्षित इलाका था, वहां से किम डेवी पुलिस की नजरों के सामने से हवा में गायब हो गया। किसी ने कहा वो दीवार फांदकर भागा, किसी ने कहा वो वेश बदल कर निकल गया। लेकिन 2011 में किम डेवी ने खुद डेनमार्क से बताया, मुझे किसी दीवार को फांदने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे एक फौजी अधिकारी ने खुद काली कार में बिठाया और एयरपोर्ट के पिछले गेट से बाहर छोड़ दिया। एक ऐसा अपराधी जिसने देश की सुरक्षा को चुनौती दी, उसे हमारे ही सुरक्षा बलों ने वीआईपी ट्रीटमेंट देकर भगा दिया। क्यों? किसके कहने पर? आज किम डेवी डेनमार्क में आजाद घूम रहा है। भारत सरकार सालों से उसे प्रत्यार्पित यानी एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेनमार्क का जवाब हमेशा ना होता है। डेनमार्क सरकार का कहना है कि भारत की जेलों की हालत खराब है और वहां किम डेवी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। क्या ये मजाक नहीं है? जिस इंसान ने हजारों मासूमों की जान जोखिम में डाली, उसके मानवाधिकारों की चिंता की जा रही है। पीटर ब्लीच को 2004 में राष्ट्रपति की माफी मिल गई। पायलटों को रूस के दबाव में छोड़ दिया गया, लेकिन पुरुलिया के वो किसान जिन्होंने वो रात खौफ में बिताई थी, उन्हें आज तक जवाब नहीं मिला। किम डेवी का एक और दावा है, वो हथियार बंगाल की सरकार को उखाड़ने के लिए मंगाए गए थे और इसमें दिल्ली के एक बहुत बड़े नेता का हाथ था। उस नेता का नाम क्या था? क्या वो आज भी पावर में है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद फाइलों के साथ ही जल गया है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप सिर्फ एक हथियारों की तस्करी नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र के चेहरे पर एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुलेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी दुश्मन सरहद पार से नहीं आता, कभी कभी दुश्मन हमारे अपने सिस्टम के अंदर मखमली कुर्सियों पर बैठकर फाइलें साइन कर रहा होता है। हथियार आ गए, मास्टरमाइंड भाग गया और सच आज भी दबा हुआ है। पुरुलिया की मिट्टी आज भी उन गोलियों की गूंज सुनती है जो शायद कभी चली ही नहीं, लेकिन जिनका डर आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है? क्या किम डेवी सच बोल रहा है? क्या हमारे अपने ही लोग इसमें शामिल थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।